you can start your presentation, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चैलेंजेस। मेनली हम इसमें इस लेक्चर के दौरान एक तो पहले समझेंगे कि हमारा पाकिस्तान में जो ज्योग्राफिकली कैसा है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हैबिटेट्स के मुतालिक थोड़ा सा देखेंगे और आगे इंसेक्ट जो हमारी इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल है और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है वो इंटरैक्टिव टाइप ऑफ लेक्चर होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जियोलॉजिकली अगर पाकिस्तान को हम देखें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो कोई 50 साल 60 साल पहले नहीं शुरू हुई, बल्कि जब गोंडवाना एग्जिस्ट किया करता था, जब हमारी जो ज़मीन थी वो जियोलॉजी के मुताबिक एक ही कॉन्टिनेंट के ऊपर बेस करती थी। वो यानी जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं ये इकट्ठे हुआ करते थे, जिसे गोंडवाना कहा जाता था। तो 250 मिलियन ईयर्स अगो जब इस लैंड ऑफ मास जो है इसने सेपरेट होना शुरू किया और ये जो मूवमेंट थी 225 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है। इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी जितने भी फ्रेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ज़मीन के, जैसे ये वाला अफ्रीका है, ये वाला जो है वो साउथ अफ्रीका है और बाकी ये एशिया है, ये वाला स्पीस जो है वो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन तमाम ने आपस में एक दूसरे से मूव करना शुरू कर दिया और 150 मिलियन ईयर तक वो एक दूसरे से अवे एक खास फासले पे इक्वेटर और इसके इर्द गिर्द वो जाना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन बदलना शुरू कर दी। और आखिरकार जो तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका आपस में ऑलमोस्ट मिल चुके थे, लेकिन इंडिया जो था वो अभी तक जो कि ईस्टर्न साइड पे था इसकी गोंडवाना की, वो अभी तक वहाँ एशिया में मर्ज नहीं हुआ था। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यही वाली जो इंडिया की ये वाली जो प्लेट है, अगर आप देखें यहाँ पे एशिया के साथ ये कोलाइड कर गई। तो मकसद ये है कि समझाने का जर्नल के दुनिया में आज से 225 मिलियन ईयर अगो जितने भी एनिमल थे वो एक दुनिया के खित्ते के ऊपर मौजूद थे। और जब गोंडवाना की वजह से ये ज़मीन तकसीम हुई तो उसकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके दरमियान तकरीबन 225 मिलियन ईयर का गैप आ गया। अगर आप आज को देखें तो जितने भी कते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और इस दूरी की वजह से क्या हुआ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म से उनके दरमियान हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे जब ये गोंडवाना का जो पीस था ज़मीन का, जो एक जगह था, यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, जब सब इकट्ठे थे, तो आजकल जो फॉसिल्स मिल रहे हैं हमें, जैसे कि ऊपर ये लाइस्टोसॉर है, उसके इंडिया में भी फॉसिल मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं और एंटार्क्टिका में भी इसके मिल रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है और ये गोंडवाना की उस थ्योरी को ये सपोर्ट करता है कि जो एनिमल थे, ये ज़मीन का जो टुकड़ा था पहले, ये ज़मीन एक पीस थी एक्चुअली। पहले समंदर इसके इर्द गिर्द था लेकिन ये एक पीस था और ये बाद में डिवाइड हुआ। इसी तरह आपको जो फॉसिलाइज क्रोकोडाइल हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके फॉसिल्स भी आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो यही इंडिकेट करता है कि गोंडवाना, ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि गोंडवाना पहले मौजूद था। और ये एनिमल, क्योंकि आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान आप डिस्टेंस देखें तो बीच में इसके जो है वो अटलांटिक ओशन आता है। अब अटलांटिक ओशन जो इनके दरमियान आता है वो कितना ज़्यादा फासला है, लेकिन आपको इसके जो फॉसिल्स हैं वो साउथ अमेरिका में चिली के पास यहाँ पे आपको मिलते हैं और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी आपको इसके मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से ये मोस को, ये फॉसिल देखें आप फर्न का, तो फर्न आपको साउथ अमेरिका में भी ये स्पीशी मिल रही है, इसके फॉसिल अमेरिका में भी मिल रहे हैं, एंटार्क्टिका में भी मिल रहे हैं, इंडिया में भी मिल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। तो इस बुनियाद पे जब हमारी ये करंट दुनिया बन गई तो और जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पे, चाहे प्लांट थे चाहे एनिमल थे, उनके दरमियान जब वो एक पीस फ्रेगमेंट ऑफ लैंड थे, जब एक फ्रेगमेंट ऑफ लैंड था और वो तकसीम होके ये वाली, हाँ, जो आज आपको ये शेप नज़र आ रही है, तो इस तरह तकरीबन
हमारे पास 7 के करीब जो है वो जू जियोग्राफिकल रीजन बने, जिसमें एनिमल की स्पीशीज जो है उन्होंने अपने आप को कन्फाइन किया। और ये जो जू जियोग्राफिकल रीजन है ये नेचुरल बैरियर्स की वजह से बने। अगर आप न्यू ट्रॉपिकल रीजन को देखें, जिसे न्यू वर्ल्ड नियार्टिक रीजन और न्यू ट्रॉपिकल रीजन इसको कहा जाता है, ये रीजन न्यू वर्ल्ड कहलाता है। जबकि ये जितना सारा रीजन है ना, जिसमें पलियार्टिक रीजन, एफ्रोट्रॉपिकल है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ये सारा ओल्ड वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है, तो अब जू ज्योग्राफिकली फिर ये किया गया कि यानी एनिमल्स की ज्योग्राफी के एतबार से उसके जू ज्योग्राफिक रीजन बनाए गए, जिसमें ये 7 रीजन्स हैं। पेलियाटिक रीजन है जिसमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया का कुछ फ्रेगमेंट आता है, इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वो आता है इसमें, और साथ आगे चलते जाएं चाइना जो है वो सारे का सारा इस पेलियाटिक रीजन में आता है। और पाकिस्तान का केपीके जो दरियाई सिंध थे, दरियाई सिंध क्योंकि इन रीजन को आपस में पाकिस्तान में तकसीम करता है, यहाँ पे देखें तो सिंध और बलूचिस्तान का जो कुछ पार्ट है वो भी पलियाटिक रीजन के अंदर आता है। तो ये पलियाटिक रीजन हैं। और ओरिएंटल रीजन, ये रीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया था कि ये पीस ऑफ जो इंडिया का लैंड था, ये क्योंकि एशिया से आके बाद में मिला है, तकरीबन 125 साल, 150 मिलियन नहीं बल्कि 100 मिलियन ईयर्स के बाद जाके ये इसके साथ मिला था। तो ये वाला रीजन जो है वो ओरिएंटल रीजन कहलाता है, ये पैलियाटिक के साथ मर्ज हुआ है। और यहाँ पे हमारा हिमालय जो है वो बनता है, कराकरम हिमालय के पहाड़ बनते हैं। ये जो पूरी रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय के पहाड़ बनते हैं। तो ये एक नेचुरल बैरियर थी जो पैलियाटिक रीजन के एनिमल्स को ओरिएंटल के साथ मिक्स नहीं होने देती थी। इसी तरीके से यहाँ पे इंडस है जो कि बहुत से एनिमल्स को, पैलियाटिक रीजन के एनिमल्स को यहाँ आने से यानी ओरिएंटल रीजन में आने से ब्लॉक करते थे। तो पैलियाटिक रीजन हमारे पास रशिया, चाइना, पूरा यूरोप, कुछ पार्ट जो अपर पार्ट है अफ्रीका का वो पैलियाटिक रीजन में आता है। इसी तरह एफ्रोट्रॉपिकल रीजन है। ओरिएंटल में हमारा पाकिस्तान आता है, जो पंजाब है और सिंध का बहुत सा इलाका जो है वो ओरिएंटल के अंदर आता है। कश्मीर भी इवन जो है वो पैलियाटिक रीजन के अंदर। फिजियोग्राफिक फीचर्स पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3 किस्म के मेजर जियोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। पहले तो माउंटेन एंड प्लेटूज है। माउंटेन में हमारे पास वेट माउंटेन्स हैं, ड्राई माउंटेन्स हैं। ड्राई माउंटेन से मेरी मुराद ये है कि नॉर्दर्न एरिया, और वेट माउंटेन से मेरी मुराद ये है जो हजाराजात हो गए, कश्मीर हो गया, ये सारा जो रीजन है ये वेट माउंटेन का है। प्लेटू जो है, प्लेटू हमारे पास बलूचिस्तान का बड़ा प्लेटू है, बहुत ज्यादा बड़ा। इसके अलावा हमारे पास पोठवार का प्लेटू है। और दूसरी हमारे माउंटेन की खूबी ये है कि दुनिया के सबसे मेजर पहाड़ी सिलसिले जिन्हें हिंदू कुश कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ चित्राल के थ्रू पाकिस्तान में एंटर होता है। दूसरा कराकोरम है। कराकोरम हमारे चाइना से और ऊपर जो ताजिकिस्तान है वहां से आता हुआ ये सिलसिला है पहाड़ों का। और तीसरा जो हिमालय, जो कि नेपाल, इंडिया और उससे आता हुआ पाकिस्तान के साथ जाके मिलता है। वो मैं मैप में आपको मजीद उसको समझाऊंगा। उसकी वजह से ये इन तीनों सिलसिलों की वजह से जो है ना, हमारी जो क्लाइमेट है, जियोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी यानी जो पानी का फ्लो है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे जो वेदर्स हैं वो सारे जो हैं वो इन पहाड़ों की वजह से काफी इफेक्ट होते हैं। और आजकल इस वक्त जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मौजूद है वो मेनली इन पहाड़ी सिलसिलों पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो उसकी वजह से है। वो जितना भी फ्लोरा फाना यहाँ मौजूद है वो इन पहाड़ी सिलसिलों पे होने वाली जो मौसम की तगय्युरात हैं उसकी वजह से है। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल फीचर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है वो है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज जो है वो बहुत ही पुराना, मेनली अगर हम टेथिस सी की बात करें जो आज से 600 मिलियन साल पहले टेथिस सी जो मौजूद था इंडियन सब प्लेट के ऊपर, तो वो जो है ना वो सॉल्ट रेंज में मौजूद था। क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो मेजर सॉल्ट की माइंस हैं वो भी आपको चकवाल और चूहा सैदन शाह केवड़ा इस एरिया के अंदर मिलती हैं। तो ये हिमालय के जितने भी वो थे ना, क्या कहते हैं, बारिशों की वजह से वो जो कुछ भी डिपॉजिट हुआ वो सॉल्ट रेंज के अंदर डिपॉजिट हुआ है। इसके बाद प्लेन्स आ जाते हैं। प्लेन्स मैंने पहले बता दिया था कि वो जो हिमालय और कराकोरम से
जो पानी बह कर आता है और उससे निकलने वाले जो हमारे दरिया हैं, जैसे इंडस है, झेलम है और रावी, सतलज, ये तमाम अपने साथ गंदा पानी लेकर आते थे जिसके साथ मट्टी होती थी, और उस मट्टी ने जो है ये पंजाब और सिंध के मैदान बनाए हुए हैं। तो अभी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हिंदू कुश का सिलसिला ये आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, और काराकोरम जो है वो पामीर के देखिए यहाँ पे भूटान, नेपाल, इंडिया का जो ये पोर्शन है, कश्मीर है, वो सारे का सारा हिमालय है, जो कि गिलगित के पास एक मकाम है 0 पॉइंट, वहां आके ये तीनों पहाड़ मिलते हैं। ये गिलगित से पहले जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक इसे 0 पॉइंट कहा जाता है। गिलगित से तकरीबन 40 या 60 किलोमीटर होगा, किलोमीटर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये देखिए ये इंडस रिवर आ रहा है, स्कर्दू से आ रहा होता है। ये गिलगित रिवर है जो कि गिलगित और हुंजा का पानी लेकर आ रहा होता है, और ये यहाँ पे हिमालय है जो कि यही वाला, ये दोनों रिवर यानी गिलगित का रिवर और इंडस रिवर मिलकर फिर इंडस रिवर में ये शामिल हो जाते हैं, और ये इंडस रिवर फिर नीचे हमारा आ रहा होता है, मतलब पाकिस्तान में आ रहा होता है। ये फिजियोलॉजिकल फीचर आप ज्यादा गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे सारा हिंदू कुश का सिलसिला है जो कि पाकिस्तान में चित्राल और इसके जरिए एंटर हो रहा है। काराकोरम जो है वो ऊपर से आ रहा है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, वहां से पामीर का जिसे कहा जाता है, और यहाँ से हिमालय है। तो ये जो देखे ना, ये जो बैरियर्स हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपके इधर के जो बहुत से इंसेक्ट्स हैं और एनिमल और प्लांट फाना को, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है उससे काफी डिफरेंट कर देता है। तो ये मेन आपको समझना चाहिए कि जो कोई भी स्पीशी डेवलप होती है कहीं किसी एरिया में या किसी इलाके में, तो वो हजारों साल वहां पे इसलिए डेवलप होती है क्योंकि वो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे इंसेक्ट्स की मौजूद है, एनिमल की मौजूद है, उनमें जेनेटिक फर्क है यहाँ की स्पीशीज से और यहाँ की स्पीशीज से। ये यानी यहाँ पंजाब और पाकिस्तान की स्पीशीज से, और ये अफगानिस्तान और इससे आगे जो पलियाटिक रीजन है उसकी स्पीशीज से मुख्तलिफ है। तो नेचुरल बैरियर, पहाड़, ग्लेशियर, ये सारे नेचुरल बैरियर हैं। फिर यहाँ पे विद इन प्लेन्स में भी बैरियर्स हैं, मसलन ये जो दरिया हैं, ये भी बहुत सी स्पीशीज को इधर उधर नहीं आने देते। आगे चलते हैं। फिर ये देखें आगे आपको मतलब अल्पाइन मीडोज मिलती हैं, इस तरह के लश ग्रीन ब्रॉडली फॉरेस्ट आपको मिलेंगे मारगला हिल्स में और उसके इलाके में। फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक्चुअली बहुत ड्राई है, लेकिन जो ग्लेशियर्स का ऊपर से पानी आ रहा होता है तो वहां पे लोगों ने जगह जगह उसको ब्लॉक करके एग्रीकल्चर यहाँ पे की हुई है, लेकिन एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान में एग्रीकल्चर नहीं होती। फिर आगे सॉरी नीचे आ जाएं तो आपके पास रॉकी स्लोप है कुमराट हिल्स की, जो कि उसमें आता है, क्या कहते हैं, स्वात वैली में आता है। और यहाँ पे आपके पास फिर इधर आ जाए द्योसाई नेशनल पार्क, ये अल्पाइन एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे दरख्त नहीं होते इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे 9 से 10 महीने बर्फ रहती है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रासेस और छोटी मोटी हर्ब श्रब्स जो हैं वो पैदा होती हैं। और देखिए आप यहाँ पे बड़े बड़े मैदान आपको घास के मिलेंगे, ये द्योसाई है ऊपर। फिर इधर देखें तो आप इधर स्कर्दू और उसकी तरफ आ जाए तो आपको रिवर इंडस मिलता है, ड्राई पहाड़ है नीचे वो मौजूद है। फिर आगे आ जाए गब्राल में आपको ये ड्राई माउंटेन फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ, स्वात में, गेजर में और हुंजा वैली में, नीचे चित्राल के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों। फिर नीचे आप आ जाते हैं तो आपको थर का डेजर्ट मिलता है, चोलिस्तान का डेजर्ट है, वो एक अलग इन्वायरमेंट है। यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स भी बिल्कुल जो ऊपर पहाड़ों के में पाए जाते हैं, यहाँ प्लेन्स में जो एनिमल पाए जाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आखिर में आप कोस्टल बेल्ट की तरफ आ जाए तो कोस्ट के ऊपर भी आपको एक अलग किस्म की इन्वायरमेंट मिलती है, यहाँ पे पौधे भी अलग है। जी जी डॉक्टर साहब, आई थिंक ये सारी जो फोटोग्राफ आपने खुद ली हुई है, मेरा ख्याल है ये सारी आपकी। जी बात जी, इसमें मेजॉरिटी सिर्फ ये एक थार डेजर्ट के अलावा बाकी सारी में। अच्छा चले सेकंड।
हाँ, आगे हम अब क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो मेनली ये टेम्परेट रीजन में पाकिस्तान पाया जाता है और यहाँ पे जो वेदर वो है वो एरिड सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, यानी कोल्ड विंटर होते हैं, हॉट समर्स होते हैं हमारे यहाँ। दूसरा ये होता है कि और वेदर की वेरिएशन जो है वो माउंटेन्स रेंजेस में काफ़ी उसमें रोल प्ले करती हैं। 4 मेन सीजन है, जैसे कि ड्राई विंटर है, दिसंबर से फरवरी तक होता है, स्प्रिंग है, हॉट ह्यूमिड समर्स हैं, और मूनसून है जो कि जुलाई और अगस्त तक होते हैं। तो वेदर वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पास जो है पाकिस्तान के, जो हम नॉर्दर्न एरिया में देखें तो वहाँ पे अल्पाइन और सब अल्पाइन, अल्पाइन कहते हैं ऐसी इन्वायरमेंट को जहाँ पे मुकम्मल आपकी बर्फ होती है, लाइफ वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, ना प्लांट होते हैं ना वहाँ पे एनिमल होते हैं। अल्पाइन से मेरा मुराद होता है जैसे K2 हो गया, या जो 5000 से ऊपर का 5000 मीटर से ऊपर की इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे परमानेंट स्नो होती है, तो वो अल्पाइन जोन कहलाते हैं। फिर इसके बाद सब अल्पाइन जोन आता है जहाँ पे, जो मैंने अभी जैसे देवसाई आपको दिखाया था, जहाँ पे ग्रासेस सिर्फ होती हैं, दरख्त नहीं होते। तो इस तरह का इन्वायरमेंट भी है। और लो जहाँ पे हर वक्त टेम्परेचर तकरीबन नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में वो बहुत लो रहता है। फिर आगे प्लेन्स में आ जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होते हैं हमारे पास 45 डिग्री पे, यहाँ पे अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हम आ जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जहाँ पे बहुत तकरीबन बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे, जैसे सियालकोट हो गया, ये रावलपिंडी, अटक और इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पे बारिशें काफ़ी होती हैं, मूनसून की होती हैं, और फ्लड्स भी आते हैं यहाँ पे। कश्मीर भी उसमें शामिल है, और ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पे काफ़ी बारिशें होती हैं, बारिशी इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट में हमारे पास जो है वो बहुत ही कम बारिशें होती। जो हमारा कोस्टल एरिया है, हमारा जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान है, सिंध है, सिंध का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। बाज़ औक़ात साल में कई 1-2 हल्की हल्की बारिशें, वहाँ ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो इवन फ्लड आ जाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ अक्सर लोकस्ट का प्रॉब्लम आता है, जब कोस्टल एरिया पे ज़्यादा बारिशें भी हो जाएं तो अक्सर वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है और डेजर्ट लोकस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यानी कोस्टल एरिया पे ज़्यादा बारिशों का होना भी बाज़ इलाकों में वो फिजिबल नहीं होता। वो वहाँ पे जैसे हमारे पास डेजर्ट लोकस्ट है, उसका इशू आ जाता है। और अभी अल्लाह ताला का देखिए अपनी एक तकसीम है, जो कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिशें करता है, कुछ जगहों पे कम बारिशें करता है, और वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी उसके साथ यूज्ड टू होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे हम आ जाते हैं। मेन जो बायोडाइवर्सिटी का फंक्शन है, आप जानते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी सारी इसके ऊपर बेस करती है। अगर हमारे पहाड़ों के ऊपर प्लांट्स नहीं होंगे तो उससे नीचे जो पानी आएगा वो कौन सा साफ होगा, उसके साथ डेब्रिस बहुत ज्यादा होंगे। हमारी एयर क्वालिटी भी बेहतर नहीं होंगी अगर प्लांट्स ज्यादा नहीं होंगे। और वो जो स्मॉल मेमल्स हैं जैसे कि चमगादड़, वो क्रॉप प्रोटेक्शन में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर हमारे पास ज्यादा स्पीशीज बीज की और इसके अलावा सिर्फ फ्लाइज की, बटरफ्लाइज की नहीं है, तो हमारे प्लांट्स भी जो है वो पोलिनेट नहीं हो पाएंगे और हमारी प्रोडक्शन भी जो है वो नहीं ज्यादा होती। पेस्ट कंट्रोल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में बड़ा रोल है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट्स हैं, तो वो इस तरीके से आपका कंट्रोल में भी ये बायोडाइवर्सिटी हेल्प करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें भी हेल्प करती है। और डिकम्पोजिशन जो है, जैसे हमारे डेब्रिस जो गिर जाते हैं दरख्तों से, इसके अलावा वुड जो होती है वो डिकम्पोज होती है। तो हम बात कर रहे थे डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन पे, ऑफ वेस्ट पे, और बायोडाइवर्सिटी एज ए होल। असल में डॉक्टर साहब मैं मतलब बच्चों को बता दूं कि जो इंसेक्ट्स हैं उसका ताल्लुक प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, हर एक चीज़ के साथ है। कोई भी चीज़ अलहदा जो है वो इस दुनिया के अंदर नहीं करती। हर एक चीज़ एक दूसरे को डिपेंड कर रही होती है। इसलिए हम जनरल जरा बायोडाइवर्सिटी की तरफ रहेंगे और इंसेक्ट के साथ भी हम कनेक्शन रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस में ये बताना जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है। फॉर एग्जांपल, जब भी हमारे बागात में और हमारी फसलें जो भी हम काटते हैं और उससे बचने वाला जो शेफ है या दूसरा और वो चीज़ें बचती हैं, उनकी डिकम्पोजिशन भी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों ने सॉइल साइंस में पढ़ा होगा कि जब तक मुख्तलिफ बैक्टीरिया, इंसेक्ट में भी बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे डिफ्लोरन्स हैं और स्प्रिंग टेल्स हैं, बाकी ये चीज़ें हैं जितनी भी पिल बग्स हैं, वो तमाम चीज़ें ये जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करती है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी उनकी वजह से बढ़ती है।
अगर हम सॉइल में मुख्तलिफ ऐसे पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं जो कि ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़ों को ख़त्म करते हैं, मतलब ऐसे वो जर्नल पेस्टिसाइड हैं, तो हमारी डिकम्पोजिशन जो हमारी ज़मीनों के ऊपर होती है वो नहीं होगी और हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी, बहुत से पॉइजन जो है वो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सोइल जनरेशन मेंटेनेंस में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। जब दरख्त हो गए, दीमक हो गई, ये बाकी ये नुकसान भी करती हैं, इकोनॉमिक डैमेजेस भी हैं इनके, लेकिन अगर दीमक ना हो तो हमारी जो जंगलों में फजूल जो लकड़ी पड़ी हुई है वो भी डिकम्पोज ना हो सके। अब वो जो दीमक होती है वो सिर्फ खुद नहीं एग्जिस्ट करती, उसको पेंगोलिन भी खाता है, उसको उसी दीमक को और बंदर जो है वो भी मतलब वो फीड करते हैं। इसके अलावा उस दीमक की वजह उस दीमक के एसोसिएशन में फंगस भी ग्रो करते हैं। तो बहुत से काम एक इंसेक्ट एक काम नहीं कर रहा, तो वो एक जगह पे नुकसान कर रहा है, लेकिन एक जगह पे वो बहुत सी सर्विसेज भी हमें दे रहे हैं। प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर में भी हमें हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बर्ड्स की स्पीशीज ज़्यादा नहीं होंगी तो बहुत से जो जैसे बतखें हैं या जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं वो हमारे बहुत से जो मस्कीटो के लार्वे हैं उसको वो फिल्टर करके खा रहे होते हैं मुख्तलिफ गंदे पानियों से और उससे। तो अगर वो बर्ड्स नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट भी जो है वो होती है। आगे क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन में बड़ा रोल है इन चीज़ों का। प्रिवेंशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, अब डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर से कम तो नहीं होते जहाँ पे भी का मसला बनता है। इसके अलावा लोकस्ट हो गया, ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है, जिस इलाके में भी आता है वहाँ पे कहत साली हो जाती है। अब तो खैर दुनिया एडवांस हो चुकी है, लेकिन पहले ज़माने में जिन जिन इलाकों से लोकस्ट गुजर जाता था वहाँ पे लोग भूखों मर जाते थे। स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यू अपनी जगह मौजूद है। बहुत से इलाकों के अंदर आपको पता है कि कल्चरली इंसेक्ट की बड़ी वैल्यू है, जैसे जापान हो गया, वहाँ पे इसे एज ए फूड भी इस्तेमाल किया जाता है, रिक्रिएशन मुख्तलिफ उनकी जो इबादतें हैं वहाँ पे इसकी अपनी वैल्यू है। रिक्रिएशन के अंदर इसका और इको टूरिज्म में भी बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी का। जैसे कि इको टूरिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत से लोग बटरफ्लाइज देखने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और उन इलाकों का सफ़र करते हैं और वहाँ पे बटरफ्लाई हाउसेज होते हैं जिसमें जाके वो बटरफ्लाइज को देखते हैं, बटरफ्लाइज जमा करते हैं। बहुत से इंसेक्ट ग्रुप हैं, बीटल्स हैं, लोग जमा करते हैं उसको उनके कलर की वजह से और उनकी उस वजह से रिक्रिएशन भी है और इको टूरिज्म भी है। अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। थ्रेट मेनली क्या है? हम जानते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दुनिया में, जैसे अब इस साल का अगर या 2020 का अगर रेशो देखा जाए तो 1.5% पिछले साल पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसमें 31 मिलियन लोग जो हैं वो इस दुनिया के अंदर ऐड हुए हैं। 81 मिलियन। अब 81 मिलियन का मतलब यह है कि इनको आपने फूड भी देनी है, रिहाइश भी देनी है, घर भी देने हैं, सारी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड करनी है। और ये कहा जाता है कि 2037 तक अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन 1.05% की उससे बढ़ती रही तो 9 बिलियन हो जाएगी। इसकी वजह से जो असरात होंगे वो देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज पे असर होगा, स्पीशीज की जो डिप्लीटेशन है वो फास्टर होगी, क्योंकि ज़्यादा इलाका में एग्रीकल्चर के लिए वो करना पड़ेगा। स्पीशी कंपोजिशन चेंज होगी बहुत से इलाकों के अंदर, जैसे जहाँ पे एग्रीकल्चर जाएगी, ज़ाहिर बात है फॉरेस्ट था तो वहाँ पे और इंसेक्ट पाए जाते थे। जब आप वहाँ पे एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ रिलेटेड जो इंसेक्ट्स होंगे वो वहाँ पे बढ़ जाएंगे। नेटिव इन्वायरमेंट, ह्यूमन इंसान ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले कीड़े, वहाँ पे चाहे पाए जाने वाले मेमल्स, वहाँ पे चाहे पाए जाने वाले जंगली प्लांट्स और वो जो हैं जो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो कम हो जाते हैं और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप बन जाता है। आप खुद अपने इस्लामाबाद को देखें, पिंडी को देखें, तो यहाँ पे आपको जंगलात के या जंगली पौधे बहुत कम मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ यहाँ पे गंदी जड़ी बूटियाँ आपको ज्यादा नजर आएंगी। बायोटिक ह्यूमनाइजेशन जो है वो होमोजेनाइजेशन इंक्रीज कर जाती है, यानी आपको एक किस्म की चीजें ज्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मस्का डोमेस्टिका, आप जहां भी जाएं, शहरों में जाएं, वहां पे गंदगी होगी तो वहां पे एक ही तरह की आपको स्पीशी मिलेंगी। मसलन आपको कॉकरोच मिलेगा, आपको मस्का डोमेस्टिका मिलेगी, इसके अलावा आपको हॉर्नेट्स मिलेंगी, येलो वास्प मिलेंगी। ये खास चीजें हैं जो कि ह्यूमन के साथ रिलेटेड हैं और वो एक ही तरह की स्पीशीज आपको हर जगह मिलना शुरू हो जाएंगी। मस्का डोमेस्टिका पूरी दुनिया में एक स्पीशी है।
इसके अलावा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया, ये वो है क्या कहते हैं कॉकरोचेस की स्पीशी है, पूरी दुनिया में वो एक तरह की मिल रही है। वो सारा क्या है, अब पॉपुलेशन ज्यादा की वजह से, ट्रेड की वजह से, मूवमेंट ट्रेवल की वजह से, ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर एक तरह की स्पीशीज फैलती जा रही है और इन्वेसिव स्पीशीज भी बहुत सी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। बायोडाइवर्सिटी की मेन लिमिटेशंस क्या हैं? तो अगर देखा जाए तो अक्सर हम लोग अगर अपने गार्डन्स भी बनाते हैं या हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स को भी मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो लोकल फ्लोरा फाना है उसको हम मेंटेन नहीं करते। अगर ग्रीन बेल्ट्स का फसलों के दरमियान या ज़मीनों में कुछ ऐसी जगह हम छोड़ें जहाँ पे जंगली पौधे या वो उग सके, क्योंकि जब पीएचडी का थीसिस कर रहा था तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की, कब्रिस्तान, मसलन कब्रिस्तान को। अब कब्रिस्तान आपने देखे होंगे कि आपको सैकड़ों साल पुराने, 100 साल पुराने भी मिलेंगे, 50 साल पुराने भी मिलेंगे, 100 साल पुराने भी मिलेंगे। कब्रिस्तान की क्या खूबी होती है, ये एक एग्जांपल बड़ी अजीब सी है। वहाँ पे ये होता है कि लोग अक्सर कम जाते हैं वहाँ पे, जो उस इलाके के कॉमन पौधे होते हैं जो आबादी से पहले वहाँ पाए जाते थे वो पैदा हो जाते हैं। तो आपको इंसेक्ट का फाना, ग्राउंड बीटल्स का मुझे फाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता था, जो कि मुझे एग्रीकल्चर ज़मीनों में या जो आम पत्थर पड़े हुए होते तो वहाँ पे नहीं मिला करता था। दूसरा ये कि बायोडाइवर्सिटी का स्मॉल नॉलेज बेस है हमारी दुनिया में। जैसे इंसेक्ट कलेक्शन थी या वो था, अंग्रेज को अगर मैं देखूं, क्योंकि म्यूजियम्स का जो कल्चर है, जैसे जो हम किसी इलाके की जब बायोडाइवर्सिटी होती है ना, यानी इंसेक्ट का जो फाना होता है या फ्लोरा होता है, वो समझने के लिए ज़रूरी ये होता है कि इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस पर कुछ लोग काम करते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो कल्चर था ना इंसेक्ट को कैप्चर करने का और फिर उसको आइडेंटिफाई करने का, ये कोई 1700 में शुरू हुआ। तो मैं बता रहा था ना कि जो कलेक्शन का रिवाज था, जैसे अगर आप चार्ल्स डार्विन के मुतालिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसने एक थ्योरी पेश की थी, वो बड़ी मज़ाक़खेज़ है, हम चले उसको नहीं मानते, लेकिन उन लोगों ने ये किया कि वो मतलब 7 के 8 साल उस बंदे ने ट्रेवल किया दुनिया के अंदर। उसके पास एक शिप थी जिस पे वो मुख्तलिफ बरआज़मों पे वो जाता रहा, गैलापागोस का आइलैंड्स हैं, वहाँ पे उसने काफ़ी स्टे किया, वहाँ पे रह के उसने बर्ड्स को स्टडी किया, इंसेक्ट्स को स्टडी किया, और वो 7-8 साल घूमता रहा और वो कलेक्शन करता रहा। फिर वो कलेक्शन जो है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में जमा हुई, कुछ जो है वो पेरिस में जमा हुई, इस तरीके से। उसके बाद फिर लोग जो है वो शौक दर शौक उसको, इंसेक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया और आइडेंटिफिकेशन खासतौर पर इंसेक्ट्स की स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे ये हुआ कि चार्ल्स डार्विन हो गए, एंड्रयू हो गया, और बहुत से लोग हैं जो गुजरे हैं जो कि कलेक्शन करते रहे। फिर 1800 में 1700 में तो लोग जमा करते थे और आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन नाम जो है वो हर बंदा अपना देता था। जैसे कि जो फ्रांस के लोग थे वो अपने तरीके से नाम देते थे, इंग्लिश लोग अपना देते थे, स्पेनिश अपना देते थे। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो नॉलेज बेस जो है वो हमारी कमज़ोर थी। हम पाकिस्तान को अगर हम ले तो अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया तो उन्होंने यहाँ पे इंसेक्ट्स की, एनिमल की, बर्ड्स की और मेमल्स की, इन तमाम की कलेक्शन वो लोग करते थे। और मकसद ज़्यादा जो होता था उनका वो कारोबार का होता था, क्योंकि वो बहुत से पौधों से वो प्रोडक्ट बनाते थे। कौन से ऐसे पौधे, एनिमल वो ये चाहते थे कि हमें मिले जिससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार बढ़ाएं। वो कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने म्यूजियम्स बनाए, लंदन में बनाया, वहाँ बनाया। तो यहाँ से जो चीज़ें वो पकड़ते थे वहाँ बेचते थे, उनको आइडेंटिफाई भी करते थे और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी देखते थे। तो इस वक्त अगर आप लंदन जाते हैं तो पाकिस्तान की वास्प्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज और बहुत से जो कीड़े हैं, इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि पहले तो इकट्ठा था, तो उसकी यानी मैंने खुद जो स्पेसिमन स्टडी किए, कोई 12,000 के करीब मैंने स्पेसिमन स्टडी किए थे अपने ग्रुप के। तो ये तो सिर्फ एक ग्रुप का कितने इंसेक्ट मौजूद थे, जो कि इंडिया के अभी शामिल नहीं है उसमें। तो वहाँ पे उन्होंने कलेक्शन की। लेकिन हमारे पास अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे भी, क्योंकि अंग्रेज ये करते थे कि आधी कलेक्शन यहाँ रखा करते थे और आधी जो है वो बेच देते थे वहाँ पे लंदन में। तो यहाँ पे एक पूसा में म्यूजियम मौजूद था, एक लायलपुर जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे था। तो यहाँ ये कलेक्शन रखा करते थे थोड़ी बहुत। जब पाकिस्तान बना तो आधी कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में रह गई और आधी जो है वो आधी से ज़्यादा जो है वो इंडिया के पास चली गई।
तो अब हमारे पास वो वाली थोड़ी सी कलेक्शन मौजूद है, बाद में हमने कोई सिग्निफिकेंटली उसमें एडिशन नहीं की, तो इसलिए नॉलेज बेस पाकिस्तान में जो है वो हमारे जो इंसेक्ट फाना की है वो बहुत कमज़ोर है। हमें मेजर क्रॉप की इंसेक्ट पेस्ट तो पता है, लेकिन जो ओवरऑल फाना है पैरासाइट प्रेडेटर का वो बेस हमारी बहुत कमज़ोर है। लैक ऑफ स्पेसिफिक डाटा, ह्यूमन लैंडस्केप है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया वहाँ पे नहीं मिलती। इसके अलावा लैक ऑफ टेक्सोनॉमिक प्रिसीजन, हमारे यहाँ आइडेंटिफाई करने की भी एक्सपर्टीज और उसकी आइडेंटिफाई करने की प्रिसीजन भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। टेक्सोनॉमिक एक्सपर्टाइज भी बहुत कम है। इन आपको बटरफ्लाई में कुछ लोग मिल जाते हैं, एंड्स में ये क्या कहते हैं, हेमिनोप्टेरा में थोड़े बहुत लोग हैं, बीटल्स में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी जो नई जनरेशन है उसमें आपको बहुत कम, जैसे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अगर बारानी में देखें तो बोदला साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नईम हैं। इसके अलावा आप पेशावर चले जाएं तो पहले वहाँ डॉक्टर एक दो लोग हैं। इधर नीचे आ जाएं टंडोजाम में हैं, तो बीच में आपको लोग जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक्सपर्टाइज बहुत कम आपको मिलेगी। कश्मीर में कोई एक दो लोग मौजूद हैं, तो वो एकेडमिक उसमें भी बहुत कम लोग माहिर हैं एरियाज के अंदर। आगे चलते हैं। करंट स्टेटस बायोडाइवर्सिटी का क्या है? कहा जाता है कि दुनिया में जो है वो 10 मिलियन के करीब स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक और साइंटिस्ट हैं जो पिछले साल अभी फोत हुए हैं, टेरी इरविन, उनके मुताबिक 70 मिलियन के करीब अभी तक स्पीशीज़ जो दुनिया में मौजूद हैं, जो कि 60 मिलियन यानी 10 मिलियन तो वो कहते हैं कि एस्टिमेट है, लेकिन वो कहते हैं कि वो 20 से 100 मिलियन के करीब कहते हैं कि स्पीशीज़ अभी तक दुनिया के अंदर नोन नहीं है, जो एस्टिमेट है उनका। और जो करंट इस वक्त जो हमें स्पीशीज़ पता है 17.5 लाख स्पीशीज़ यानी 1.75 मिलियन जो है वो नोन है, जो कि इस वक्त एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी का 20% अभी तक हमें सिर्फ नोन है। इस 17 लाख में जो है वो 56.3% जो डाइवर्सिटी है वो नॉन डाइवर्सिटी जो है वो इंसेक्ट्स की है। यानी वो जो स्पीशीज हमें पता है जो 56 बनता है वो तकरीबन 8-9 लाख के करीब जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ इंसेक्ट्स की हैं, 9-10 के करीब। बाकी जो ये तकरीबन बनता है 44% के करीब, ये प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें, फंजाई, ये वो सारा लल्लम पलल्लम जो है ना वो बाकी 44% है। तो और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 80% जो है वो आइडेंटिटी जो है इंसेक्ट की पाई जाती है। ये बायोडाइवर्सिटी का प्रोफाइल है, तकरीबन आप देखें कि 56% इंसेक्ट्स हैं, 2.71% वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें ये ऊंट, हमारे शेर, बकरी और वर्टिब्रेट एनिमल्स शामिल होते हैं। इनवर्टिब्रेट इसमें मतलब बिच्छू हो गए और बाकी समंदर के में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट वो सारे आते हैं, वो 17% है। और बाकी 14% सिर्फ जो किस्में हैं दुनिया के अंदर वो प्लांट्स की हैं। ये मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब इधर देखा जाए तो अगर सर्विसेज में देखा जाए इंसेक्ट इकोलॉजिकल सर्विस इंसेक्ट्स की क्या है, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में अगर देखा जाए तो जो इंसेक्ट सर्विस प्ले करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट रिसाइकल अगर हम खुद करें तो हमारा कितना खर्चा आएगा, वो 300 बिलियन के करीब। तो इंसेक्ट हमारा 3000 बिलियन यूएस डॉलर की जो है वो हमें सर्विस देते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। यानी जो जंगल में पड़ा हुआ जो डेब्रीज है उसको रिसाइकल करने में अगर हम खुद करें तो हमें इंसानों को 3000 बिलियन जो है वो रुपीस की जरूरत होगी उस न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने की, जो इंसेक्ट हमें फ्री में करके दे रहे हैं। पोलिनेशन की सर्विस अगर इंसान को करना पड़े तो 1.17 बिलियन यूएस डॉलर की अमाउंट हमें दरकार होगी पोलिनेशन के लिए, जो कि इंसेक्ट हमारे लिए फ्री कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमें 400 बिलियन यूएस डॉलर दरकार होंगे अगर इंसान खुद इसको इंसेक्ट को कंट्रोल करता रहे। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इतने हमारे वो सर्विस है। रिक्रिएशन और कमर्शियल जो मतलब उसमें भी तकरीबन सिर्फ यूएस में जो है वो 49.9 बिलियन डॉलर की सर्विस हमें इंसेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर अब
30% जो पोलिनेशन के थ्रू जो मतलब जो सेब हैं या बाकी चीज़ों की पोलिनेशन होती है, बहुत सी क्रॉप्स में जो पोलिनेशन होती है, तो पोलिनेशन की वजह से, इंसेक्ट पोलिनेशन की वजह से 30% जो ह्यूमन की डाइट है वो हमें इंसेक्ट की वजह से मिलती है। अगर वो पोलिनेट ना करें तो ये 30% जो है वो खुराक ना पैदा हो। इसके अलावा नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट जो होता है, जो हम आम इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करते हैं, 33% जो है वो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन इंसेक्ट जो बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है वो इंसेक्ट प्ले करते हैं रोल उसमें। हार्मफुल इंसेक्ट की बात की जाए तो दुनिया में 1/5 ऑफ जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो और इससे यानी 1.5% जो क्रॉप हमारी वो होती है वो डैमेज इंसेक्ट्स की वजह होता है, और उसकी वजह से बहुत से डिजीज भी होते हैं जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो भी उसमें होते हैं। 1/6 ह्यूमन जो है वो इंसेक्ट बोर्न डिजीजेज उसको लाजमी होती है, यानी 1 में से 6 जो बंदे होते हैं, अगर 6 में से 1 आदमी जो होता है उसको इंसेक्ट बोर्न डिजीज जरूर होता है लाइफ में एक दफा, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू फीवर, टाइफस वो होता है। इसके अलावा जो भीड़ है या वो है उसकी वजह से दुनिया में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, और वुडन जो स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सी उन चीज़ों को भी ये नुकसान देते हैं, वो हमें मालूम है। इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल जो है पाकिस्तान की अगर हम देखें तो वो बहुत पुअरली नोन है। मेजर जो हमारा एग्रीकल्चर में भी रिसर्च के प्रोजेक्ट होते हैं उसको एड्रेस करने में एग्रीकल्चर का खास तौर पर गुजर रहा है। अब कुछ मतलब CIBC हो गई या जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च सिस्टम में कुछ लोग हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम इंसेक्ट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को वो करने के ऊपर वो हो रहा है, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी पे ज़रा कम ध्यान है। अच्छा, 98% इंसेक्ट स्पीशीज जो पाकिस्तान में है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो जो कॉलोनियल एरा में यानी जो ब्रिटिश टाइम में जो हमने आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तान ने की थी या पाकिस्तान में अंग्रेज कर चुके थे, उसमें अभी तक हमने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को ऐड किया है मजीद। यानी अगर आप वो उठा के देखें, वो जो टेक्सोनॉमी का काम है, अगर आप पाकिस्तान बनने से अभी तक लेके देखें तो वो एक छोटी सी किताब के अंदर बड़े आराम से समझाया जा सकता है उनके रेफरेंसेस को। बहुत कम काम है। शुरू में कराची में ज़्यादा होता था, फिर फैसलाबाद में, अब थोड़ा बहुत यहाँ इन इलाकों में हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी एंटोमोलॉजिकल कलेक्शंस हैं। वो ऐसा है कि एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हमारा जो पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पे इंसेक्ट की कलेक्शन है। नेशनल इंसेक्ट म्यूजियम NARC है, वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स हैं। फिर वहाँ देखा जाए तो PFI पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में है, वहाँ पे अमेरिका का प्रोजेक्ट चलता रहा 1965 से लेके 1970 तक, 5 साल 6 साल चला था। उसमें बड़ी उन्होंने फॉरेस्ट के हवाले से कलेक्शन की है, वो बड़ी अच्छी मौजूद है। इसके अलावा लायलपुर पे ये जिसको फैसलाबाद कहते हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है। तो और CIBC ये जो कैबी है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत उन्होंने कलेक्शन मेंटेन किया। तो इस तरह से बहुत मामूली थोड़ी थोड़ी कलेक्शंस हैं जो कि सिस्टमैटिक कलेक्शन है, जिनका बाकायदा प्रॉपर डाटा है वो मौजूद है। उस पर हमने बात कर ली, इस पे आगे चलते हैं। स्टेटस ऑफ एंटोमोलॉजिकल कलेक्शन हमारे यहाँ कैसी है? हमारी जो एंटोमोलॉजिकल कलेक्शन है, जो कि जैसे PMNH की है या नेशनल इंसेक्ट म्यूजियम की है, वहाँ पे बहुत से हमारे यहाँ जो बहुत से इंसेक्ट आइडेंटिफाई हुए। टाइप कलेक्शन बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि टाइप कलेक्शन जो है, जब भी किसी नई स्पीशी को डिस्कवर किया जाता है ना, तो उस जिस स्पीशी से वो पेपर लिखा जाता है ना आइडेंटिफाई करके, जिस स्पेसिमन से, उस स्पेसिमन को टाइप कहा जाता है। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन हो गया या जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पेरिस है या जो उसके अंदर मौजूद है कहते हैं सॉरी जर्मनी में, तो वहाँ पे बहुत जो इंसेक्ट्स के टाइप स्पेसिमेन है वो वहाँ पे पड़े होते हैं। हमारे पास जो हमारे म्यूजियम है उनमें बहुत कम टाइप्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर स्टडी करने लगे मुख्तलिफ यानी इंसेक्ट्स को अपने ही मुल्क के स्टडी करना चाहें तो आपको बड़ी भारी फीसें वहाँ पे करनी पड़ती है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में मैंने खुद जो है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपया 3 माह का मैंने वहाँ पे किया था अपनी PhD की जो स्पेसिमेंस है उसको स्टडी करने के लिए। इसके अलावा ज़्यादातर कलेक्शन, हमारी जो कलेक्शन है उसमें अनआइडेंटिफाइड जो है वो कलेक्शन और स्पेसिमेन बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और उनकी प्रॉपर क्यूरेशन भी नहीं हो रही।
लैक ऑफ एक्सपर्टाइज वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यूनिवर्सिटियों में नई चीज़ें आने की वजह जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई और बायोलॉजी हो गई और इन फील्ड्स के आने की वजह से टेक्सोनॉमिक जो वो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी मार्जिनलाइज हो गई हैं और ज़्यादातर जो काम पब्लिश हो रहा है वो आपका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ के अंदर हो रहा है। टेक्सोनॉमिक स्टडी जो कि बेसिक है उसकी जब आपकी बेसिक ठीक होती है तो आप मॉलिक्यूलर स्टडी इजीली कर सकते हैं। जब आपका इंसेक्ट ही सही आइडेंटिफाई नहीं है तो उसकी आप मॉलिक्यूलर स्टडी भी कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, वो आप गलत इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ इन्वेसिव स्पीशीज ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है इंसेक्ट की जो कि किसी और इलाके से इंट्रोड्यूस कर दी जाए। मसलन यूरोप से एक इंसेक्ट आ गया और पाकिस्तान के अंदर वो फ्लरिश होना शुरू हो गया तो वो यहाँ पे इन्वेसिव इंसेक्ट है यूरोप वाला यहाँ पे, क्योंकि उसके जो इन्वेसिव इंसेक्ट होता है ना उसका मसला ये होता है कि उसके नेचुरल एनिमीज नहीं यहाँ पे नहीं होते, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश करता है और उसकी वजह से लोकल जो इंसेक्ट स्पीशीज है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो वो भी हमारे यहाँ बहुत कम नोन है और उस वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा रिस्क वो है। इसकी ताज़ा मिसाल हमारा डेंगू भी है जिसमें हमारे पास इजिप्टाई यहाँ पे आया और उसकी वजह से डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा हुए और लोग बीमार भी हुए और इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। पब्लिश इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम, बड़ा मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि आपको जो पुराना लिटरेचर है उस तक एक्सेस बड़ी मुश्किल से होती है, जो कि तकरीबन 4-5 साल पहले तक तो ये बड़ा इशू था कि लाइब्रेरियों में हमारी अप्रोच नहीं होती थी और हम सन 1800-1900 के जो पेपर्स होते थे उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन आप लोग नोट डाउन कर ले, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज लाइब्रेरी ये एक फोरम है, वहाँ पे आपको सन 1800 यानी 1700 से लेकर 1950 तक की जितनी भी पुरानी टेक्सोनॉमिक काम है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इसके अलावा लाइब्रेरीज में भी हमारे पास जो पुराने जर्नल्स हैं ख़ास तौर पे जो 1950 और 1900 उस तक के थे वो बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ जोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पे इस तरह के जर्नल हमें काफ़ी मिल जाते हैं और लाहौर में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी बड़ा अच्छा वो हमें मिल जाता है। लेकिन इन चीज़ों तक एक्सेस करना, स्टूडेंट का हर जगह तक जाना वो मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की लिटरेचर को तलाश करने में मुश्किल हो तो पास्टिक एक यहाँ पे इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है, तो वो बहुत से पेपर बहुत सस्ते में जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से भी बंदे को अरेंज कर देते हैं वो लोग। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके मतलब कि वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत कम है, टेक्सोनॉमिस्ट ऑलरेडी बहुत कम है। फेडरल और प्रोविंशियल जो रिसर्च सिस्टम है उसमें भी हमारे जो है वो टेक्सोनॉमिक यानी इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी स्टडी करने वाले लोग जो है वो बहुत कम हैं। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि टेक्सोनॉमी, ब्यूरोक्रेसी और डोनर जो बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे PSF हो गया, इंटरनेशनल और बहुत से फोरम्स हैं, HEC हो गया, तो उनको अक्सर क्योंकि जो टेक्सोनॉमिक काम है इंसेक्ट की या बाकी जो फील्ड है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी की प्रोफाइल बनाने में बड़ा हेल्प करते हैं, हमारी जो इंसेक्ट पेस्ट की लिस्ट है वो बिल्ड करने में बड़ा हेल्प करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और डोनर्स जो है वो अक्सर इस तरह के जो बायोडाइवर्सिटी के प्रोजेक्ट हैं उससे वो कर रहे होते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हालांकि बायोडाइवर्सिटी जब आपको पता होगी तो आप अपने इंसेक्ट पेस्ट को बड़े इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा बड़े जानवर जो हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, मारखोर हो गया, उसके लिए फंडिंग बड़ी इजीली मिल जाती है। लेकिन क्योंकि मारखोर भी उस वक्त तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक वहाँ का आप उसकी इकोलॉजी को महफूज नहीं करते, वहाँ पे पाए जाने वाले इंसेक्ट प्लांट को महफूज नहीं करते, तो वो मारखोर कैसे प्रिजर्व होगा या स्नो लेपर्ड कैसे प्रिजर्व होगा जब उसका प्रे आप नहीं बचाएंगे या उसकी खुराक को आप नहीं बचाएंगे। तो उसकी खुराक को बनाने में क्या हेल्प करते हैं, इंसेक्ट पोलिनेशन, इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो जब तक आप उनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ब्यूरोक्रेसी को और डोनर्स को बहुत सी चीज़ें समझानी होंगी थ्रू मुख्तलिफ लिंक्स क्रिएट करके, एनिमल्स का, इकोलॉजी का, इंसेक्ट, मैमल, इकोसिस्टम, उनका लिंक वो करके हमें अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना होगा। बॉर्डर के ऊपर हर जगह टेक्सोनॉमी, बॉर्डर के ऊपर जब हमारे यहाँ फूड आती है बाहर से, हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर हम बेचते हैं, तो अक्सर टेक्सोनॉमिस्ट नहीं बेच सकते, तो नया प्लेटफॉर्म यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए, टेक्सोनॉमिस्ट और कंप्यूटर के लोग मिल के ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करें कि कैमरा जो है वो इजीली इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। इस वक्त हमारे यहाँ हम इसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें ये होगा कि हम बॉर्डर्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कैमरे लगाएंगे और उसमें जो इंसेक्ट हमें नजर आएंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए
उन इंसेक्ट्स को 99% जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उससे ट्रेड भी महसूस होगा और एलियन स्पीशीज भी नहीं आएंगी। इसके अलावा हमें टेक्सोनॉमी के जरिए इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ हमें अपने इंटरेक्शन को बेहतर बनाना होगा। टेक्सोनॉमिक लिटरेचर जो है वो लाइब्रेरीज में हमें वो इजीली अवेलेबल करना होगा, और हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हार्ड बाउंड शक्ल में हो या सॉफ्ट बाउंड शक्ल में हो, तमाम लाइब्रेरीज को आपस में इंटरकनेक्ट होना चाहिए और वो अपने जो लिटरेचर है उसको वो आपस में शेयर करें। इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स की लैब्स और रिपोजिटरीज जो हैं वो और उनको इतना चाहिए। That's all from Dr. Mishkat. Dr. Saab, thank you so much for your wonderful presentation. You shared with us the experience about the biodiversity. Can you briefly tell us about your organization, particularly what's going on in respect of entomological research or taxonomic work? यस, अगर देखा जाए तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में हाँ, इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो फोकस है वो पाकिस्तान के फ्लोरा फाना के ऊपर रिसर्च करना है। फ्लोरा फाना में, अगर फाना में हम बात करें तो हम इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स, एनिमल्स, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और इनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों की यानी स्टूडेंट्स की और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए, इनकी एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ डिस्प्ले भी मौजूद है जिसको लोग आके विजिट करते हैं। और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे एंटोमोलॉजी के या जोलॉजी के जो लोग हैं, वो यहाँ आके हमारी जो कलेक्शंस होती हैं उसके ऊपर अपनी रिसर्च भी करते हैं। हमारे यहाँ एक इस वक्त बहुत फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम बिक्स कहते हैं। उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो खास तौर पे एग्रीकल्चर इंसेक्ट्स हैं उनको हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जमा कर रहे हैं और उनकी हम 3D इमेजिंग कर रहे हैं। और वो 3D इमेजिंग हम एक डेटाबेस पे डालेंगे और वो पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट्स के ऊपर और लैंड चेक पोस्टें हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ये पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये अगर आप लोग ये शकरपरिया के करीब जाए तो यहाँ पे है ये अदारा। And I would like to share with you people कि मैंने भी इस अदारे में तकरीबन 8 साल काम किया है। इसका जो हेड ऑफिस है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने है। I was there in the head office starting in 2005 and then I came back to my university in 2012. तो 2005 से लेकर मैंने 2012 तक जो है जो पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं जो कि जैसे डॉक्टर मिशकात है, ही आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं डॉक्टर मिशकात। तो इसके अलावा ये जो है बहुत सारे और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस में भी पास्टिक में भी जो यूनिवर्सिटी के साथ अदारा है, और साथ में जो कि म्यूजियम है जहाँ पे मेन जो टैक्सोनॉमिक काम है। और जी स्टूडेंट्स, so thank you very much for your patience, for your cooperation, and if you have any questions you can send me through WhatsApp and I can convey that to the Mishkat.